नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। अर्थनीति में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम चर्चा करते हैं उन आर्थिक मुद्दों पर जिनसे होता है आपका सरोकार। सरकार ने हाल ही में कैंसर की 42 दवाओं के दामों पर नियंत्रण लगा दिया है। अब दवा कंपनियां इन दवाओं पर 30% से ज्यादा मुनाफा नहीं लगा पाएंगी। इससे जनता को काफी फायदा होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इस बीमारी से ग्रसित रोगी इस फैसले के बाद करीब 105 करोड़ रुपए बचा पाएंगे, जबकि दूसरी तरफ दवा बनाने वाली कंपनियों को दामों में 85% तक की कमी करनी पड़ी है। ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख, लेकिन बात ये उठती है कि क्या कंपनियां इस मार्जिन पर मरीजों को ये दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं? आखिर उनका भी तर्क है कि उन्हें सिर्फ दवाइयां बनानी ही नहीं होती, बल्कि नई दवाइयों के लिए रिसर्च का काम भी करना होता है, जो महंगा होता है। उसमें वक्त लगता है और अक्सर असफलता हाथ लगती है। ऐसे में सरकार की नियंत्रण की नीति कितनी कारगर है और कितनी जायज है, इस सभी पर बात करेंगे आज की अर्थनीति में। और सस्ती दवाओं की अर्थनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं R.K. श्रीवास्तव, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के निदेशक रह चुके हैं, और साथ में है शिशिर सिन्हा, जो द हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। स्वागत है आप दोनों का। शिशिर, आपसे शुरू करते हैं कि दाम कंट्रोल करने का जो ऑर्डर आया है, जो ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन की बात की गई है, क्या क्या बदलाव होगा, इससे क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी दवाई चुनी गई हैं, कैसे? देखिए, ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी है कि किस पॉइंट पे ये मार्जिन की जो कैपिंग की गई है। तो वो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं कि जो आपका कंज्यूमर है और जो सप्लायर है। अब वो सप्लायर होलसेलर हो सकता है, वो सप्लायर आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो सप्लायर आपका कोई और भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि लगभग 20% जो दवाएं हैं जिनके ऊपर ये कंट्रोल, जो जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल कहते हैं, वो लागू होता है। ये प्राइस कंट्रोल के आगे की चीज़ है जहाँ पर ये कैपिंग की गई है। तीसरा मुद्दा ये कि इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपका कैंसर की दवाओं के लिए है, और वहाँ पर 30% का जो मार्जिन तय किया गया है। लेकिन परेशानी क्या हो रही है कि आप लास्ट 2 पॉइंट्स पे कर रहे हैं, जबकि ऊपर से अगर दवा महंगी आती है तो दवा सस्ती नहीं होगी, क्योंकि एक ग्राहक के लिए जो एक बीमार है, जो एक क्योंकि इसका ग्राहक कौन है? जो बीमार है, जो परेशानी में है, उसकी परेशानी तो तब कम होगी ना जब कीमत कम हो। कीमत कम कैसे होगी? जब ऊपर से जब तक कीमत कम नहीं होगी तो अंतिम सीमा पे अगर आप कैपिंग कर देंगे तो कोई घाटा उठा करके तो दवा आपको नहीं बेचने वाला। अब आप एक एवरेज निकाल करके, एक औसत निकाल करके कहेंगे कि ये हमारा दाम बनता है, और इसके ऊपर आप अब अगर 1 लाख रुपए का दाम बनता है, जैसे कैंसर की एक दवा है जिसके 60 कैप्सूल से 1 लाख रुपए पे से कुछ ज़्यादा में आते हैं, अब वहाँ पर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो कैपिंग की व्यवस्था है वो अगर आखिर के 2 पॉइंट की जगह पे शुरुआत के 2 पॉइंट पे किए जाते तो वो शायद ज़्यादा प्रभावी होते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक उचित कदम है। कहीं ना कहीं इस पे एक नियंत्रण लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि दवाओं के मामले में एक बात कही जाती है, चूँकि आपने शेयर बाज़ार और बिजनेस को काफ़ी समय से देखा है, तो आपको पता होगा कि शेयर बाज़ार में एक सेक्टर होता है जिसको हम लोग डिफेंसिव शेयर इस सेक्टर कहते हैं, और उसमें एक डिफेंसिव सेक्टर जो होता है वो फार्मास्यूटिकल्स होता है। यानी कि दवा की कीमत कुछ भी हो जाए, हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अगर हमारी परेशानी है, बीमारी है, तो हम दवा खरीदेंगे। देखिए, दवा और दारू के मामले में हम MRP नहीं देखते, और यही एक ऐसी चीज़ है जो दवा कंपनियों को एक हथियार देती है कि आप ग्राहकों से कुछ भी वसूल लें। अब यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपके पास ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कीमतों पर नियंत्रण कर सकते हैं। मार्जिन की कैपिंग करने की व्यवस्था ठीक है, कहाँ की जानी है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये कदम अभी अधूरा है। 8 मार्च से लागू करने की बात की गई थी, उसमें कुछ पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अगर इसको हम शुरू के स्तर पर करें तो शायद ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी, इंडस्ट्री के भी कई सवाल हैं, जैसे कि शिशिर ने बताया, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अभी तक जो मैकेनिज्म था वो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म था, और एक तरह से जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो LNEM के उसमें था। लेकिन अब जो ये ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन हुआ है, कह रहे हैं कि 87% तक दवाएं सस्ती भी हो जाएंगी, ग्राहकों को तो लेकिन फ़ायदा होगा। देखिए, जो शिशिर जी ने बोला है ना कि आखिर के 2 कदमों के ऊपर कैपिंग करना,
अल्टीमेटली आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी सी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप ये समझिए कि कोई दवाई बाहर से आ रही है, जिस कीमत पे आई, 4 तरीके की बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद जो है उसकी हमने एक कैपिंग कर दी। ठीक है, यही मैकेनिज्म आएगा और कहते हैं 30% से ज़्यादा जो है आप इसके अंदर नहीं ले सकते। इफेक्टिव वे में जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, जहाँ पे 4 कंपटीटर हैं या 5 कंपटीटर हैं या 6 कंपटीटर हैं जो 1% से ज़्यादा का शेयर देते हैं, तो ये 30% इफेक्टिव वे में उतना नहीं होगा जितना कि 30% बोलने में नज़र आता है। 100 रुपए की दवाई कुछ ऐसी होंगी जिसको बनाने वाले 4 लोग हैं और उनके रेट में 2-2, 4-4 रुपए का फ़र्क है, तो एवरेज में वहीं आसपास आ जाएगा। तो जितना प्रोक्लेम्ड और जितना प्रोजेक्टेड इससे लाभ होना दिख रहा है उतना होगा नहीं। और जो दूसरा चीज़ जो अहम इन्होंने बोली थी वो था कि इससे पहले अगर हमें इस अधूरे कैपिंग के मैकेनिज्म को जो सेक्शन 19 के अंदर लगाया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, उससे पहले की बात करें तो क्या उसकी शक्तियां हमारे पास हैं, हमारा लॉ प्रोवाइड करता है? और अगर नहीं है तो क्या उसको हम किसी और तरीके से राशनलाइज कर सकते हैं? उन सब के लिए क्या पॉलिसी डिसीजन हो? क्या हमें ये जो आज मार्केट बेस प्राइसिंग का मैकेनिज्म है उससे फिर वापस कॉस्ट बेस पे जाने की ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। इनमें होता क्या है, इन दवाइयों में एक होता है इंटेंट, गवर्नमेंट की इंटेंट क्या है, और एक होता है पब्लिक का परसेप्शन क्या है। गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर है इन वर्ड्स कि 30% इन्होंने कैपिंग कर दी। पब्लिक का परसेप्शन जो आता है, पब्लिक में दोनों आते हैं, प्रिस्क्राइबर भी आता है और यूज़र भी आता है। पब्लिक का परसेप्शन ये आता है कि साहब ये दवा जो है ये इस कंपनी की अच्छी कंपनी है, ये ख़राब कंपनी है, इसके हिसाब से ये हम प्रिस्क्राइब करेंगे। और पब्लिक का परसेप्शन ये है कि हमारे तो ये महंगी दवाइयाँ हैं, हमें सस्ती क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। से फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी में पड़ा है कोई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के बाद, उसकी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कॉस्ट अगर उसे मेंटेनेंस पे भी जाना है तो इट लास्ट फॉर ईयर्स टुगेदर, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट यूजुअली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू अफोर्ड अनलेस एंड अनटिल उनके पास एक सिस्टम हो, इंश्योरेंस हो या कहीं से CGHS हो, कुछ तरीका हो। तो कैपिंग की तो एक वो बनती है जिम्मेदारी। तो वो सारी चीज़ें मिलकर के सिचुएशन को बहुत कम्प्लेक्स कर देती है। और ये कम्प्लेक्सिटी खास तौर पे कैंसर की दवाएं और जो रेयर डिजीज़ हैं उनकी दवाओं में ज़्यादा लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हाई कॉस्ट की दवाइयाँ हैं। अगर सरल शब्दों में बोला जाए, जो सस्ती दवाएं एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने की दिशा में कार्रवाई है, इस ऑर्डर से जो मार्च में लागू होने जा रहा है, इससे एक सेक्शन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पेशेंट को कुछ बेनिफिट मिलेगा जो एक्चुअली 30% रिडक्शन इन द प्राइस नहीं होगा, उससे काफ़ी कम होगा। लेकिन जो मेजर चंक ऑफ NCD की बीमारियां हैं उनके अंदर तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसमें हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ऑल दीज थिंग, ड्रग्स में तो जॉइंट भी आते हैं रिप्लेसमेंट, उनमें भी कैपिंग की गई है। और फिर इन सब कैपिंग के एक ट्रेड इफेक्ट होते हैं, दो कंट्री के बीच के रिलेशनशिप के इफेक्ट होते हैं। आपको याद होगा कि जब जॉइंट की कैपिंग की गई थी या स्टेंट की कैपिंग की गई थी, उसके बाद देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम कंपनीज व्हिच आर बेस्ड इन US एंड यूरोपियन कंपनीज। सो द गवर्नमेंट हैज टू लुक एट इट्स कैपेसिटी, हाउ बेस्ट दे कैन मैनेज द थिंग एंड रैशनलाइज द थिंग। तो फिर वही आ जाती बात की अगर गवर्नमेंट की इंटेंट अफोर्डेबल चीप मेडिसिन वापस कंज्यूमर तक पहुंचाने की है, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग का मेथड रिवर्स इंजीनियरिंग से इन्हें रीडू करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी यही मैनिपुलेट करती है। शिशिर, अगर और ज़्यादा आम आदमी के लिए आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक तो हुई प्राइस कैपिंग की बात, एक हुई कि एक सीलिंग लगा दी, प्राइस सीलिंग। क्या कारगर तभी होता अगर सीलिंग लगा दी जाती? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम होगा कि नहीं होगा?
देखिए, पहली बात आपको ये समझनी चाहिए, प्राइस कैपिंग नहीं, मार्जिन की सीलिंग है। हाँ। तो मार्जिन की सीलिंग किसके बीच में है? जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो आपका एंड कंज्यूमर है। यानी कि आप अगर कहते हो कि 2 रुपये 40 पैसे लेने हैं, तो 2 रुपये 40 पैसे में आपका मार्जिन कितना बनता है? यदि वो 30% तक है तो आपके लिए वो मान्य है, नहीं तो वो मान्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैपिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कैपिंग आपने कहाँ पे लगाई है? जब वहाँ पर ऑलरेडी उसके पास महंगी दवा आ चुकी है तो वो आपके पास वो उसी मार्जिन पे, भाई वो अपने दुकान चलाने का जो खर्च है वो तो आपसे लेगा, वो उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। यानी ट्रेड मार्जिन मतलब खरीद और बिक्री का अंतर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो था उसने कितना खरीदा, कहाँ से खरीदा और कितने स्टेप्स हुए उसके बीच में। मैंने सुना है कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं और कुछ और मार्केटिंग भी करते हैं, उसके भी एक्सपेंसेस वो लोग जोड़ते हैं। देखिए, यहीं पे लड़ाई डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज, जो एमएनसीज जिसको हम लोग कहते हैं वो है। एमएनसीज कहती हैं कि हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस होता है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ऐसे में अगर आप मार्जिन को कैप कर देते तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? और डोमेस्टिक कंपनीज कहती हैं कि हमारा तो होलसेलर के ऊपर बिजनेस है, हमारे लिए हम मार्केटिंग और ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा हम खर्च नहीं करते हैं, तो हमारा होलसेलर का पॉइंट है। ये एक ऐसा इशू है जिसके पास आप एक कॉमन थ्रेड नहीं पकड़ पा रहे हैं कि किसको हम बेस बनाएं। अगर उनका हम मार्केटिंग और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को ले और इनका होलसेलर को अट्रैक्ट करने का लिए, जिसको आप कमीशन कह लीजिए या जो भी आप नाम ले लीजिए, ये दोनों का कॉमन थ्रेड क्या है? तो मेरा मूल मुद्दा यही है कि एक आम आदमी के लिए दवा तभी सस्ती होगी जब उसकी कीमत नियंत्रण में हो। मार्जिन को नियंत्रण करके आप उतना फायदा नहीं दे पाएंगे जितना आप सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट वाले पे ध्यान देना होगा कि अगर कोई दवा, एक जेनरिक दवा और हम लोग जिसको कहते हैं, वहाँ पर अगर वो दवा 100 रुपये में बन सकती है तो सिर्फ इस वजह से उसका दाम 500 रुपया हो जाए कि अमुक कंपनी का ठप्पा लग जाता है। ये तो हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे, आप मार्जिन तो वो 2 पॉइंट पे लगा रहे हैं, उसके पहले का क्या किया आपने? और कई सवाल उठते हैं अस्पतालों पर भी कि वो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन में दवाइयाँ बेचते हैं, चाहे कहते हैं कि 10% डिस्काउंट है, फिर भी 50% उसमें कमाई लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगी श्रीवास्तव जी कि लॉन्ग रन में ड्रग प्राइसिंग अगर आप इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ ला रहे हैं तो इनोवेशन के लिए रोड ब्लॉक होगा ये? इनोवेशन मीन्स न्यू मॉलिक्यूल क्रिएशन। जी, यस यस, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी कॉस्ट इंटेंसिव टाइप सिस्टम। अभी अगर आप देखें, शायद लास्ट एंटीबायोटिक जो निकली थी वो 70s 80s के अंदर निकली थी, नहीं आई उसके बाद। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। तो कंपनी सोचती दूसरी, R&D पे मैं इतना खर्चा लगा रहा हूँ। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका 70% बजट R&D पे जाता है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ R&D से शुरू किया और बाद में सिंगल आइटम पे मोनोपोली प्रोड्यूस करी। तो अब वो सोचने लगती हैं कि अगर मैं इतना ज़्यादा कॉस्ट R&D पे लगाऊं और एक नया इनोवेटिव मॉलिक्यूल निकाल के लाऊं, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा बिजनेस है कि मैं और कुछ चीज़ फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में करूं। जैसे मैं वैक्सीन बना रहा हूं, तो उसके अंदर मैंने कहा चलिए 3 वैक्सीन, ये 1 वैक्सीन पेंटाविलेंट, मैं 1 वैक्सीन और जोड़ देता हूँ, पेंटाविलेंट बना देता हूँ, 4 वैक्सीन का एक कम्बो बना देता हूँ। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली टाइप ऑफ थिंग। तो कंपनीज जब ऐसे सोचती हैं तो ऐसे ही उनका फाइनेंसिस का एनुअल बजट बनता है, और जब वैसा बजट बनता है तो उसके हिसाब से R&D को पैसा मिलता है। R&D का जो कंट्री हेड होता है वो उसके हिसाब से उसके ऊपर टाइम लगाता है। तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि नए मॉलिक्यूल शायद उस मात्रा में ना आ पाए जिस मात्रा में जरूरत है। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, लेकिन क्या रेगुलेटरी बर्डन कम होने चाहिए और कैसे, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव का सफर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बयालीस कैंसर रोधी दवाइयों का ट्रेड मार्जिन 30% कर दिया गया है। इससे 22 लाख कैंसर रोगियों को तो फायदा होगा, लेकिन क्या इसका कोई प्रतिकूल असर भी हो सकता है, इस पर कर रहे हैं चर्चा। शिशिर, रेगुलेटरी बर्डन क्या कम होने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़े, और जब ओवर चार्जिंग होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, रेगुलेटरी बर्डन तो कम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सेल्फ रेगुलेशन इतना स्ट्रांग है कि आपको रेगुलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरे हिसाब से जवाब शायद ना में है। ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई कंपनी कहे कि चलो जी हम कम कर देते हैं क्योंकि रोगी की परेशानी और बढ़ रही है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन और ये किसी सेक्टर में होता नहीं। तो यहाँ पे ये समाज सेवा नहीं, बिजनेस है। देखिए, हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस जब कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, और प्रॉफिट की कोई सीमा तय नहीं होती। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो वहाँ पे ये उम्मीद करना कि कुछ हो जाएगा, ये गलत होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि ओवर चार्जिंग की सिचुएशन में क्या है, कानून क्या कहता है। कानून कहता है आप जुर्माना लगाओ। जुर्माना लगा दिया 8,000, जहाँ तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी, और श्रीवास्तव साहब भी शायद ऐड कर पाए इसमें, कि 8,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। उसमें से 7,000 करोड़ डिस्प्यूटेड हो गए। अब वो अदालत में लड़ाई चल रही है, कई जगह पे हार गए, कई जगह पे कुछ और मामला बन गया। 1,000 करोड़ की वसूली हुई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी समझ है अपनी, कि जो लीगल टीम जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो शायद उतनी खड़ी नहीं हो पाई, खड़ी नहीं की गई। क्यों हुआ ऐसा, ये एक अलग विवाद का मुद्दा है। शायद आपको उसको अर्थनीति का एक और एपिसोड इसके ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन वो है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, अगर तथाकथित रूप से गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करने के लिए आपके पास कितना मजबूत आधार है और आप कितनी मजबूती से लड़ाई कर पाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर रेगुलेटर थोड़ा सा बैकफुट पे होता है, और उसी का नतीजा ये है कि ये ओवर चार्जिंग की शिकायतें आती रहती हैं, जुर्माना लगाए जाते रहते हैं, लेकिन ना तो उसकी वसूली हो पाती है और ना ही उस पर आगे की कार्रवाई हो पाती है। और सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो आप पैसा वसूल करते हैं उसका हिसाब किताब क्या है, वो कहाँ खर्च होता है। क्या वो मरीजों की जो परेशानी है उसको दूर करने पर खर्च होता है, मरीजों की बेहतरी पर खर्च होता है, या कुछ ऐसी सुविधा विकसित करने की बात करते हैं। वो भी एक ऑडिट का विषय है। वो भी जानकारी जो है वो लोगों के पास आनी चाहिए कि हमने इतने पैसे वसूले और उस पैसे का हमने इस्तेमाल क्या किया। तो पहला मुद्दा तो ये है कि हमारी जो कानूनी प्रावधान है, दूसरा ये कि कानूनी प्रावधान पर अमल का क्या व्यवस्था है, और तीसरा मुद्दा ये है कि जो कुछ भी उसका हिसाब किताब है वो सार्वजनिक हो रहा है कि नहीं। जैसे शिशिर बता रहे हैं, थोड़ी मोनोपोली सी लग रही है, और मतलब लग रहा है कि एक लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें गलत क्या है, लॉबी तो है स्ट्रांग। मतलब ये जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। क्योंकि जब आप ये मानेंगे कि ये ऐसी स्ट्रांग लॉबी है जो कि गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती है, तब आपका प्रिपरेटरी एक्शन शायद पहले से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इफेक्टिव हो। अगर आप ये समझती हैं कि सरकार अपने आप सुओ मोटो दवाइयों के प्राइस इस प्रकार से कंट्रोल कर लेगी कि वो सारे मरीज़ों को इस बड़ी कंट्री के अंदर एक अफोर्डेबल में पहुंचा सकेगी, तो ये शायद संभव नहीं है। संभव क्या है कि वो राशनलाइज कर पाएगी बाय ए मैकेनिज्म ऑफ एक मार्जिन कैपिंग, बाय ए मैकेनिज्म ऑफ जो आपके मार्केट प्राइसिंग मेथड है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग का मेथड है, एंड ट्राई टू ट्विक इट लिटिल बिट विद द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आल्सो। बिकॉज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, कास्ट बेस्ड प्राइसिंग जिस ज़माने में ये मार्केट बेस्ड प्राइसिंग आई थी, शायद 2012 या 13 के आसपास का था, तकरीबन 15 दवाइयाँ ऑफ पेटेंट होने जा रही थी यूएस के अंदर, और जो इंटेंट थी वो ये थी कि ये 15 दवाइयों से इतना बड़ा मार्जिन निकल के आएगा, इतनी बड़ी आएगी जेनरिक इंडस्ट्री के अंदर दवाइयाँ आएंगी, इनको कैप्चर करने के लिए जो हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री को ऐसे इंसेंटिवाइज किया कि भैया तुम पहले की तरह बंद कर दो, वो MAP और उसके बाद 100% और ये जो इसके अंदर आपके बेसिक जो इंग्रेडिएंट होते हैं उस पर छोड़ करके आप मार्केट बेस पे कर लो,
आप सैप के बेसिस पे कर लो, 16% उसके ऊपर डाल दो, उसके अंदर आप अपना एग्रीगेटेड वो कॉस्ट लगा के ले लो, जो है MRP कर दो। तो ये उन्होंने करा। उन्होंने उम्मीद करी थी कि 40 से 70% दवाइयों का कॉस्ट कम हो जाएगी। कम कितनी हुई? 20%। तो आज की तारीख में 13 के बाद 19 में ये समय है कि जब सरकार को अपनी प्राइसिंग पॉलिसी शुरू से लेके आखिर तक इस नज़रिए से देखनी पड़ेगी कि ये वो दवाइयाँ हैं जो बेसिक मोनोपोली कंपनीज बनाती हैं, जिसके अंदर कंट्रीज इंटरेस्ट एंड पेशेंट इंटरेस्ट का एक बैलेंस बनाना है। और ये वो दवाइयाँ हैं जो लार्ज अमाउंट की दवाइयाँ हैं, बल्क कंज्यूमर है। इसके अंदर आप कैपिंग भी कर सकते हो, इसके अंदर आप DPCO का ऑर्डर भी निकाल सकते हो, इसके अंदर जितना भी आप कर सकते हो, चाहे जन औषधि से कराओ, कहीं से कराओ, जो भी सब कर सकते हैं आप। तो ये 2 ग्रुप मेजर बनते हैं और इन ग्रुप के बीच के बैठ करके काम करना पड़े। इसके लिए चाहिए एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, उसकी स्ट्रेंथ। ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ किसी ज़माने में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो रेगुलेटर था उसके पास 20 आदमी थे, आज 400 आदमी हो गए। लेकिन जो उसका अधिकारी है सबसे ऊपर का, वो पहले भी एडहॉक था, आज भी एडहॉक है। एडहॉक तो एडहॉक ही होता है। आपने ग्रुप्स की बात की श्रीवास्तव जी, जब ट्रेड टॉक्स होती हैं उसमें कंपलसरी लाइसेंस एक बड़ा मुद्दा होता है, उस पर बताएं। देखिए, कंपलसरी लाइसेंस कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर कोई ऐसी एपिडेमिक सिचुएशन आ रही है जिसमें अगर आपने देखा कि आप दवाई खरीदने की औकात तो रखते नहीं, आपको मिल भी नहीं रही है, प्रोवाइड भी नहीं कर रहा, हो सकता है कि ऐसी कोई ग्लोबल सिचुएशन आ रही हो, जैसे अभी जेका के टाइम पे आई थी, तो उस समय आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो एज ए इमरजेंसी मेजर टू सेव लार्जर नंबर ऑफ द लाइव्स यू कैन इन्वोक कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मेरी जानकारी में 1-2 बार से ज़्यादा हुआ नहीं है ये। तो ये कोई, और उसमें ये होता है कि जो दवाई का जो फॉर्मुलेशन है उसको आप वो अपनी कंपनी को देते हैं, जिसके पास कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड उसको एक एश्योर्ड बिजनेस का गारंटी देते हैं कि साहब हम आपसे खरीदेंगे ये सारी की सारी, और तब वो जा करके अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसमें लगाता है, बिकॉज ही हैज़ गॉट ए गारंटेड बिजनेस, सम टाइप ऑफ इंसेंटिव गिवन फॉर बिल्डिंग द कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट ड्रग। एक आध बार टेमीफ्लू के टाइम में शायद ये एक बार हुआ था, लेकिन और तो मुझे नहीं ज़्यादा याद। वन टाइम सॉल्यूशन है, इससे एडहॉकिज्म है। ये कोई आप इसके बेसिस पे आप सोचे कि पूरा सिस्टम बदल डालेंगे, वो ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी ज़रूरत होती है उस समय, ऐसी एक्सटेंजेंसी होती है, ऐसी इमरजेंसीज होती है जहाँ पर आपको ज़रूरत है। शिशिर, ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ पायलट है या फिर एक कहें कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसको आगे भी लागू किया जाएगा, तो क्या लगता है कि जिस तरह का अभी रिएक्शन आ रहा है इंडस्ट्री का, उसको देखकर तो हतोत्साहित ही होंगे? देखिए, कंपनियां तो निश्चित तौर पे इससे हतोत्साहित होंगी और उनके लिए कोई, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो कारोबार करने का एक मकसद होता है। अब उस मकसद में कोई भी ऐसी बाधा खड़ी करी जाए जिससे कि आपका मार्जिन इफेक्ट होता हो, जिससे आपका बैलेंस शीट इफेक्ट होता हो, तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आप कहेंगे जो चल रहा है वो चलने दो, फिर मैं नया क्यों कुछ करूं, तो वो जो नयापन है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो सवाल उठता है कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नियंत्रण के कई और तरीके हैं, नियंत्रण सिर्फ इस तरीके से आप नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि सरकार वो बातें जानती है, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे तभी सरकार को बात समझ में आएंगी। सरकार के पास वो सारे विकल्प मौजूद हैं, कानून, नियम, ये सब कुछ है। आपको उसे एक बेहतर तरीके से लागू करने की बात है। अगर वो आप कर सकते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आपको मार्जिन कैपिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप अगर किसी भी दुकानदार से कहे कि आप 5 रुपए से ज़्यादा आप कमाएंगे नहीं, तो ये वो दुकानदार तो यही कहेगा ना कि इससे अच्छा है कि मैं कुछ और करूं, ये काम क्यों करूं। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए आप पूरी जो आपकी हेडलाइन है कि सस्ती दवाओं की अर्थनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। मुझे नहीं लगता है। इसमें आपको बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ा सुधार ये होगा कि आप आज़ादी दें कमाने का, लेकिन सही तरीके से कमाएं
और उनके अंदर ये एक ऐसी चीज आ जाए कि मुझे कितना कमाना है। अगर ये दो चीज अगर आप कर सकते हैं बहुत मुश्किल है एथिक्स वगैरह पर। इससे मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैंने कहा ना कि आप कॉस्ट के ऊपर जाइए ना, आप वहां से शुरुआत करिए। आप आखिर पे जा रहे हैं, शुरू में आप पहले दूसरे तीसरे पायदान के बारे में सोचिए। वहां पे रोड ब्लॉक्स भी नहीं लगाएं, बल्कि वहां पे ये जानने की कोशिश करिए कि ये दवा की लागत क्या है। ऐसा क्या है कि ए कंपनी का ठप्पा लगने पे 500 रुपया, बी कंपनी का ठप्पा लगने पे 600 रुपया और सी कंपनी का लगे तो 700 रुपया। कंपनी है। कैंसर की दवाइयों में हमने देखा है कि एक 6,000 की है तो दूसरी 12,000 की है और सेम कॉम्पोजिशन है, तो फिर सवाल तो खैर उठते ही हैं। जैसे कि शिशिर बता रहे थे कि दुकानदार भी बोलेगा तो फिर मैं ये काम ही क्यों करूं, जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया। सरकार ने कहा है कि आप उत्पादन को कम नहीं करें इन दवाइयों का जिन पर ये ट्रेड मार्जिन का रैशनलाइजेशन हुआ है। इसका आदेश भी दिया गया है, तो इससे फर्क पड़ेगा? नहीं तो वो बोलें कि हम उत्पादन ही कम कर देते हैं, चलिए आप हमें मार्जिन नहीं करने दे रहे हैं। तो मतलब उत्पादन कम करना सरकार के हाथ पे तो है नहीं, लेकिन आदेश देंगे तो कुछ उससे फर्क पड़ता है कि नहीं? मान लीजिए एक कंपनी है, वो एक दवाई बना रही है, उसने कहा कि साहब हमने दवाई बनाई, हम घाटे में चल रहे हैं, हम तो बैंकरप्सी के अंदर अपना डाल देते हैं, ठीक, या हम बेच देते हैं किसी को। तो ये कंपनियों के पास सरकार की जो बनाई हुई नियम है उसके अंदर गतिरोध पैदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो शायद सरकार, उनके पास लीगल स्ट्रेंथ भी होती है उससे ज़्यादा कि वो बिना लॉस इनकर करे हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रही हैं कि उन्होंने बाध्यता कर दी कि उत्पादन आप कम नहीं कर सकते, तो हो सकता है 50% कंपनियां उत्पादन कम ना करें, 50% उसका कोई वे आउट निकाल लें, 50% में तो हमें लाभ होगा। लेकिन ये 50% के लाभ के अंदर मार्जिन कैप करने से हम जो बेनिफिट उठा रहा है वो 30% नहीं है। मैं फिर वहीं पे आके बात कर रहा हूँ, वो 30% नहीं आएगा, वो हमेशा उससे कम आएगा। और जब वो उससे कम आएगा तो जो अभी आप एक एग्जाम्पल दे रही है 6,000 और 45,000 की दवाई का गैप, 30% का मार्जिन जो कम होगा ना, वो अल्टीमेटली ये दवाई को 45%, मतलब 45,000 की दवाई को 40,000 की बना देगा, 35,000 की बना देगा, बट 6,000 की तो नहीं बना पाएगा ना। जो 6,000 की बेचने वाला है वो भी खुश होगा, तो कहेगा मेरा तो दाम बढ़ गया, तो उसको तो फायदा हो रहा है ना। तो ये जो चीजें इसके अंदर है, ये दे आर नॉट सो सिंपल। मार्जिन कैप करना और एनफोर्स करना कि प्रोडक्शन कम ना करो, ये तो इसके 2 आयाम हैं। उसके अतिरिक्त और बहुत सारे आयाम हैं। एक प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर बैठा हुआ है, एक कारपोरेट हॉस्पिटल बैठे हुए हैं जहाँ फार्मेसी रखी हुई है, और फार्मेसी ये कहती है कि साहब ये वाली दवा तो हमारे यहाँ नहीं है, एक्सीजेंसी के अंदर दवाई खरीदनी है, तो खरीदेगा। डॉक्टर साहब भी लिखेंगे, वो अपने तजुर्बे के आधार पर, उन सबको हक है। तो और बहुत सारे आयाम हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके अगर एक नीति बना करके कैंसर और रेयर डिजीज़ की मैं कहता हूँ प्रोटोटाइप है या पायलट बेसिस पे है, पायलट बेसिस पे भी अगर आपका एक आइडिएशन से ऊपर निकल के प्रोटोटाइप हो गया, तो जैसे डिवाइसेस में देखते हैं 5-6 और TRL लेवल आ जाएंगे, तब जाकर के प्रोडक्शन में आएगा वो, तो लंबा यानी कि जो ट्रेड मार्जिन की जो दवाई दी गई है या इंजेक्शन दिया गया है उससे कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही कम समय का असर होगा। लेकिन अगर लंबा असर चाहिए और कोई रियल डिसीजंस चाहिए यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले क्लियर करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग के, कि कहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट से कितना आपका पैसा आगे लग रहा है, मार्जिन एक्स्ट्रा हो रहा है। चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा TV।